स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ की एक और शिफ्ट और उसका सॉल्यूशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र मैथ शिफ्ट 1 और ये डेट कौन सी है, 12/1/2022 को जो एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई दैट 127 प्लस ये ब्रैकेट। देखो, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, तो 9 और 16 कितने हो गए, सॉरी 9 और 7 को प्लस करेंगे, यानी 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 48। यानी कि इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 48 इतना। इसके बाद अब इस 48 को इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 831 अब 111 आ गया यहाँ तक। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपने इतना इसको जब सॉल्व कर लिया तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 111। जब ये बाहर आएगा तो ये माइनस लग जाएगा, 189 में से इसको आप माइनस करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट होगा सॉल्व। तो इसमें कितना आएगा हमारे पास, 9 में से बन गया 8, 8 में से बन गया 7, यानी कि 78। यानी कि अब ये भी सॉल्व हो गया इतना। तो अब हम कहाँ पर पहुँचे, अब हम पहुँचे हैं यहाँ तक पहुँच गए। यानी इतना सॉल्व होने के बाद 78 आया और बाहर है 127। तो 127 प्लस 78, 7 8 15 की 5, 7 2 9 में 10 की 0, 112 205 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर बी। कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले ये छोटे ब्रैकेट को, फिर उससे बड़े ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को, इसी तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सरल कीजिए। आप कैसे सरल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को, तो छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड करेंगे। आपको पता है बॉड मास देखने के लिए नहीं होता भाई, ये क्यों बनाया गया, क्योंकि जब आपको एक ही इक्वेशन में बहुत सारे साइन दे दिए जाएं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमें ये बताएगा। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है कि नहीं। तो ब्रैकेट फिर ऑफ, देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ऑफ नहीं, तो यानी ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट में सबसे बात क्या आएगा, डिवाइड। तो डिवाइड सबसे पहले होगा, यानी 2 का 4 में डिवाइड, -2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, ये वाले ब्रैकेट में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, यही तो होगा। तो ये इतना जब सॉल्व होगा तो हो गया 11। तो अब यानी कि इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, इसको सॉल्व करने पर मिला 11 और बाहर है 14। तो 14 माइनस 11 कितना बचेगा, अब हमारा बचा 13, बचा कि नहीं। अब बोलोगे ये 13, अरे 13 नहीं भाई 3, 4 में से बन जाएगा 3। तो इतना सॉल्व करने पर हमारा बचा 3। तो अब होगा 15 माइनस 3, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया। तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो जब 12 बचेगा तो सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है 46। क्या है सबसे बाहर, सबसे बाहर है 46 और माइनस कितना बचा था हमारा 14। तो 6 में से 4 जाएगा 2, 14 बचा था कि 13 बचा था कि 12 बचा था, कितना बचा था, 1 मिनट, कितना आया था भूल गए क्या, चलो फिर से कर लेते, कोई नहीं। ये आ गया हमारा 2, 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया 4। 15 में से 4 जाएगा तो आएगा 11 और 14 में से 11 माइनस होगा तो बचेगा 3 और 15 में से 3 जाएगा बचेगा 12। तो 46 माइनस 12 तो कितना आएगा हमारा 24, अरे 34, ऑप्शन सी। समझे आप। तो पहले इसलिए तो आप एक साइड सॉल्व करते चले, छोटा ब्रैकेट का इतना हो गया, फिर इसका इतना हो गया, फिर उसका इतना हो गया, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। 16,700 रुपए का 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज त्रैमासिक देय है, इस चीज को ध्यान रखें आप, त्रैमासिक देय है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, आप बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा सबसे एक बार बताओ, जब ब्याज त्रैमासिक देय है तो त्रैमासिक का मतलब क्या होता है, एक साल में आप 3-3 महीने पर ब्याज लगा रहे हैं। तो 12 महीने होते तो 3-3 महीने पर लगाओगे तो 3 3 3 3, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप ब्याज, जो ब्याज की दर कितनी है भाई 20%। अब इस 20% का क्या कर रहे हो आप, 3 महीने पे लगा रहे हो, यानी कि एक साल में आप 4 बार। तो यानी कि ब्याज भी वही, उसी हिसाब से ब्याज की रेट भी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 5%। और कितनी बार में लेगो आप, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार में। तो आप एक चीज देखिए कि ब्याज की रेट चेंज हो गई, क्यों, आपने त्रैमासिक देय लगाया। त्रैमासिक देय का मतलब 3-3 महीने में। तो एक साल में कितने महीने बनेंगे, 4 बार ऐसा होगा कि जब 3-3 के महीने बनेंगे। यानी कि ब्याज की जो रेट है
यानी कि जो हमें परसेंटेज में दी गई है दर वो भी 4 चेंज हो जाएगी, तो 5 5 5 के हिसाब से लगेगी। तो एक बार बताओ 5% के हिसाब से आप 4 साल में कितना हो जाएगा 20%, यही तो होगा कुछ। जब 20% होगा तो अब एक बात बताओ, तो हम डायरेक्ट इतने पर लगा सकते हैं, यानी 16,700 पे। क्लियर है, क्योंकि ये 5% से हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम कितने से डिवाइड देंगे 4 से, क्योंकि 3-3% 3 महीने पे ब्याज लगेगा हम पे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5%। और ये कितना हो जाएगा, ये चेंज होके हो जाएगा 4, यानी कि 4 ईयर हम इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं, 3 तो 5 को 20, यानी कि रेट बन जाएगी 20%। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये कितना होता है, ये 20% से कुछ ज़्यादा लगता, बट हम 20% मान रहे हैं, तो यानी कि इसका 20%, तो इसका 20% कितना होगा भाई हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0, 7 दूनी 14 की 4, 1 कैरी, 16 दूनी 32 और 33 की 3, 2 एकम 2, 3340। 3340 किसके पास दिख रहा है भाई, ये है नहीं यही है, यही ऑप्शन, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3340 के पास ये वाला दिख रहा है। बोले सर आपने ये कैसे किया, देखो हमने इसको सिंपल इंटरेस्ट माना 20% की रेट को, तो सिंपल इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है, बट हम एक एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल इंटरेस्ट के अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे तो आपकी जो प्रोसेस सॉल्व करने की बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए, तो आपके क्योंकि आपके ऑप्शन इतने क्लोज है ही नहीं, तो आपको एक अप्रोक्स आंसर के पास पहुंच जाएंगे। यानी 3340 का मतलब इसके पास यही तो है एक वैल्यू बस, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समझे कि ये त्रैमासिक को मैंने, त्रैमासिक का मतलब है कि 3 महीनों की किस्तों में, तो एक साल में कितनी बनेगी भाई, एक साल में बन जाएंगी 4, तो इस ईयर को हम क्या मानेंगे 4 साल। ऐसे ही ये 20% है, ये भी 20%, 4 साल के हिसाब से चेंज होके 5-5% की रेट हमसे लगेगी। समझे, तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो रेट बन गई 20%, बट रेट तो 20% से ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोला गया है। बट हम इसको 20% मानकर सिंपल इंटरेस्ट की तरह अगर कंपाउंड चेंज चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो हमें दिखेगा इसके पास में। चलो क्वेश्चन नंबर 4, परी ने एक फ्रिज खरीदने के लिए एक फाइनेंस कंपनी से 21,200 रुपए की राशि उधार ली। यदि ब्याज की दर 7% प्रति वर्ष वार्षिक संयोजित है तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जो परी को 3 वर्षों के बाद कंपनी को देना। 7% के हिसाब से ले रही है 3 वर्षों के लिए। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 7% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए हो जाता 21%। मेरी बात समझिए आप लोग, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो एक सा ही रहता है हर साल, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज चेंज हो जाता है। बट हमने एक बात बताओ, यानी कि इससे ज्यादा ही होगा रेट, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। बट हम 21% अगर इसके ऊपर भी काउंट करें तो हमें पता लग जाएगा कितना है, तो 21,200 का 21% कितना आएगा भाई, 21 दूनी 42 की 2, 4 कैरी, 21 एकम 21, 4 25 की 5 हासिल आई 2, तो 21 दूनी 42 और 2 44, किसके आसपास आ रहा है भाई, एक ही ऑप्शन है 4501, क्योंकि ये जो निकाला ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, बट हम इसके अप्रॉक्स वैल्यू एक ही तो है, क्योंकि आपकी जो रेट होगी वो 21% से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं। बट हमने 21% इसलिए मान लिया क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट मान के भी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। कैसे, कि आप रेट पे ध्यान दें बस, तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है। जब ऑप्शन क्लोज होंगे तब हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जब क्लोज है ही नहीं तो हम आसानी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, हल करें, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लो, पहले इतने को सॉल्व करो। तो इतने को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें सबसे पहले होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 8.8 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.8 माइनस 12.6। अब इसमें से कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 1.2, यानी कि इस ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व किया तो निकल के आया 1.2। अब इस वाले को सॉल्व कर लीजिए यहाँ तक, तो आप सबसे पहले डिवाइड देंगे, तो डिवाइड से आएगा 4 छंग 24, 4 एकम 4, यानी कि 6.1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 26, 5 दूनी 10, 25 26, ये निकल के आया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32.1, और बीच में है यहाँ पर प्लस, और इस साइड निकल के आया है, तो ये दोनों जब प्लस होंगे तो यहाँ पर निकल के क्या आएगा बाहर, यहाँ आएगा 213.33, यानी कि आपने जब इसने को सॉल्व किया तो आया 33.3, बट यहाँ पर आप इक्वल थोड़ी लगाएंगे, अभी यहाँ पर साइन वही तो लगेगा जो इस ब्रैकेट के बाहर होगा, यहाँ है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। समझिए, इतना सॉल्व करने पे हमें क्या मिला। अब बचा ये इतना, तो इसको भी सॉल्व कर लो आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले डिवाइड 30
इसको सॉल्व करो कितना होगा, माइनस 4 छंग 4 ऑप्शन की 4, 2 4 दूनी 8, 2 10 की 0, 4 तिया 12 और 1 13.4 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो होगा 4 9 36 की 6, 3 कैरी, 5 चौको 20, 3 23 की 3, 5 चौको 20 2 22, 22.36 यानी ये आया 22.36 प्लस 13.04, यही तो आया, माइनस 30 और माइनस 33.3। इस ये हमारे पास इतना निकल के आया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले आप प्लस कर लो, 6 4 10 का 0, 314.325 है ना, और 213 35.40 माइनस ये कितना हो जाएगा 3.3 63.3, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, इतना क्लियर। ये ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, अब 2 ऑप्शन बचे, तो 63.3 में से आप 35.40 को माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है ना। तो अभी होगा, तो ये हो जाएगा 0 13। अब देखो 3 में से 4 3 में से 4 नहीं जाता तो हम यहाँ से कैरी लेते हैं, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 13, तो 13 में से 4 गया आ गया 9, 12 में से 5 गया आ जाएगा 7, आ जाएगा कि नहीं, और इसके बाद 5 में से 3 गया 2, तो 27.90, वो भी माइनस का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। किस तरीके से सॉल्व करना था ये बहुत जरूरी, क्योंकि आप पहले ये ब्रैकेट फिर उससे बड़े ब्रैकेट पे आए फिर उससे बड़े ब्रैकेट पे, समझे आप किस तरीके से सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा बताइए, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे 3 3 6 दिन 9 दिन जो 3 का टेबल लिख देंगे, उससे और आसान तरीका देखो, आप कहाँ तक जाएंगे 60 तक, क्योंकि 20वां गुणज 3 का 60 ही होगा। तो जब भी उनके बीच का गैप सेम हो और हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो याद रखना उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्या निकालना है हमें, औसत। तो एवरेज क्या होता है, आप एवरेज कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 63, 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 2 तिया 6, 2 3 जा 6, अब 2 का 3 में दोगे तो जाएगा 1 बार 0.5 31.5, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया कैसे करना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रखे होंगे अपने 8th 9th 10th क्लास में, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो। अब दिया गया x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, हमसे पूछा गया मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल का मतलब इस 10 का जब हम इससे मल्टीप्लाई करके तो चेक करते तो 10 बन जा 10, यानी कि 10 के ऐसे आपको गुणनखंड निकालने हैं जिनको माइनस करने पर माइनस 3x आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, 5 2 जा 10 भी आ गया और 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 भी आ जाएगा। यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, यहाँ पर क्या कॉमन लोगे आप, यहाँ पर लोगे आप माइनस 2, तो x माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस 2 ले लोगे आप तो आ जाएगा x माइनस 5, तो एक आ जाएगा x माइनस 5 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका कैसे निकालते हो, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 5, एक तो ये आ गया, दूसरा दिया गया था x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, तो x इक्वल टू माइनस 2, तो एक आ गया माइनस 2, एक आ गया 5, तो 5 और माइनस 2 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो समझे किस तरीके से हमें इनके मूल निकालने थे, समझ गए, ये प्लस है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की पावर 4 माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन देखें तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो हमें ये दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि ये 2 इधर शिफ्ट कर दिए। अब माइनस 2 कैसे आ सकता है, मान लीजिए मैं x की वैल्यू -1 मान लूँ कि x इज इक्वल टू मैं -1 एज्यूम कर लूँ, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 1y -1 इज इक्वल टू -2। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी -2 और ये भी -2, यानी कि x की वैल्यू हमने -1 जो मानी वो एकदम सही है। हमसे किसकी पूछी गई है, इसकी। तो आप कैसे निकालेंगे x की पावर 4 माइनस x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमने -1 की पावर 4 माइनस -1, तो -1 की पावर 4 है यानी पावर इवन है या ऑड, इवन है यानी कि सम पावर है, तो यानी कि माइनस हट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस,
ये आ जाएगा 1, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। समझे आप कैसे सॉल्व करना था? हमने यहाँ पर एक x की वैल्यू एज्यूम कर ली और उसको रखा, तो वो वेरीफाई कर रही थी, इसलिए हमने उसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। समझ गया कैसे करना था? क्वेश्चन नंबर 9, इफ 27a⁻3 यहाँ पर होगा 8b, क्या होगा 8b⁻3, क्या होगा 8b⁻3 माइनस 64c⁻3 अपॉन 8 9a, है ना, 8ab, तो 8ab इज इक्वल टू 9। तो 3a माइनस 2b का मान क्या है? अब कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखो, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको दिया गया है 27a⁻3 माइनस 8b⁻3 माइनस 64c⁻3 अपॉन 8ab इज इक्वल टू 9c। अब देखो, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये हो सकता है 27a⁻3 माइनस 8b⁻3 माइनस 64c⁻3 इज इक्वल टू, ये 8 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 72abc। तो ये ऐसे हो सकता है 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब माइनस 4c का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो सकता है कैसे, कैसे हो सकता है बताओ? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, है कि नहीं? फिर इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 4 जा 72 ABC लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि जब भी ऐसा दिया जाता है तो हमें कुछ यही तो दिया गया है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो जब भी ये दिया जाता है तो हम कैसे करते हैं इसको? तो हम मानते हैं a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू क्या, क्या मानते हैं? इज इक्वल टू 0, तभी तो हमें ये दिया जाता है। तो इसका मतलब हम कैसे मानेंगे? तो इसका मतलब हम लेंगे 3a माइनस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम आगे सॉल्व 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 4c। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो होगा 3a माइनस 2b, डिवाइड में अपन कर देंगे यहाँ पर c, तो इज इक्वल टू 4। हमसे यही पूछा गया था, तो 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई थी। 3a माइनस 2b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 4। तो आप समझे, ये आपको पता है कि नहीं? a क्यू माइनस b क्यू माइनस c क्यू इज इक्वल टू 3abc, ये कब होता है? जब a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 0 हो। समझे आप कि नहीं? ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। चले, चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, अमित ने 1200 रुपए की एक कमीज बेचकर 4% नुकसान हुआ। 4% लाभ अर्जित करने के लिए साइट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? भाई, अमित ने 1200 रुपए में एक चीज खरीद ली, 4% का नुकसान इसी पे तो हुआ, यानी कि ये 96 रुपए। इसको हम 96% की वैल्यू है। हमसे पूछा गया कि इसको 104, यानी कि अब इसी पे उसको 4% का लाभ चाहिए। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? अब डिवाइड कर दो ना डायरेक्ट, 12 7 84, 12 8 96, 8 से इसको काट दो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 13 का डबल जीरो में यानी कि 1300, खत्म, और को सोचना ही नहीं है। 1300 भाई कहाँ पे है? 1300 रुपये, ऑप्शन सी। समझे आपके लिए? यानी कि उसने 1200 रुपए की जो कमीज बेचकर 4% का नुकसान हुआ, तो 4% का लाभ अर्जित करने के लिए साइट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बस 1200 की थी, है ना, कमीज बेचकर 4% का नुकसान हुआ। अब इसी को, उसको इसी वैल्यू पर उसको 104 रुपए भी चाहिए। तो किस तरीके से सॉल्व किया आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक टोकरी का चिन्हित कीमत 600 रुपए है। दुकानदार 20% की छूट और 60% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो? मैंने पिछले वीडियो में आपको इस तरीके का क्वेश्चन कराया था। CP इज इक्वल टू क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, और MRP क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। तो CP अपॉन MRP का रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? 100 माइनस डिस्काउंट यानी 20% की छूट माइनस 20 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट 60% का है, तो 100 प्लस 60, तो कितना निकल के आया? CP अपॉन MRP कितना निकला अपना? तो अपना निकला 80/160, 1/2। अब वो कह रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है? भाई, कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है? देखो, छूट नहीं देता तो एक की चीज 2 में बेचता, तो यानी कि 1% का लाभ होता कितने पे? 1 पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा? 100%। मेरी बात समझे? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अगर हम कोई छूट उसको ना देते। समझे कि नहीं? चलो
चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। राजू एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 20% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 450 रुपये अधिक में बेचा होता, उसने 25% का लाभ कमाया होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज एंड रेशियो है, जो ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें केवल नंबर्स का खेल होता है और आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में क्या हो रहा है, माइनस कहाँ हो रहा है, प्लस कहाँ हो रहा है, या परसेंटेज को हम किस तरीके से निकालें। तो ये जब पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से। अब देखो उसने कहा लागत मूल्य 20% कम पे, मान लीजिए सीपी मैंने 100 माना, एज्यूम किया। अब उसने कहा 20% कम पे बेचता है, यानी कि वो 80 में बेचता है, यही तो हमारा एसपी। अब वो कह रहा है उसने उसे 450 रुपये अधिक में बेचा होता। भाई इसी पे तो वो बोल रहा है 450 रुपये अधिक, इसी पे 450 रुपये अधिक में बेचा होता, उसने 25% का लाभ। अब भाई लाभ किस पे होता है आपको पता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो इस पे जब लाभ होगा तो ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 125। क्लियर है, तो 125। अब कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में। एक बात बताइए, वो कह रहा है कि अगर 80% में बेचता बट उसको अगर 450 रुपये अधिक में बेचा होता, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यही तो 450 के बराबर है। तो कितना आएगा यहाँ से हमारा डिफरेंस जब निकालोगे, 10 में से 5 नहीं, यहाँ आएगा 545। ठीक है ना, कितना आएगा 45। तो वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो 45 मल्टीप्लाई 80, 100 नहीं होगा। उसने क्या कहा, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो यानी कि 80 की वैल्यू पूछ रहा है, 80% की। याद रखेंगे तो आप जैसे इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 800। कितना आएगा 800, ऑप्शन डी। राजू एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 20% कम पे बेचता है। सीपी 100 था, 20% कम मतलब 80 में, है ना। फिर उसने कहा है उसने इसे 450 रुपये में अधिक बेचा होता, यानी कि इस 80% में वो कह रहा है कि अगर इसी को मैं 450 रुपये अधिक में बेचता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। अब 20% का लाभ किस पे कमाएगा भाई, इसी पे तो कमाएगा, सीपी पे। तो 125%, 25% का बोला तो 125%। तो उसके बाद पूछा विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, 450 का लाभ कमाना है उसको, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा वो, तभी तो वो 450 रुपये अधिक में बेचना चाह रहा है। तो 45 की वैल्यू है, 80 की हमसे पूछी गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। राम भोजन पर अपने भत्ते का 5/7 खर्च करता है, तो उसके भत्ते का कितना हिस्सा शेष। ऐसे क्वेश्चन अगर आप ना कर पाए पेपर में तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे एमपी पुलिस कांस्टेबल निकल जाए। भाई उसको पूरा एक फ्रैक्शन दे दिया गया कि उसने 5 खर्च कर दिया, टोटल उसका 7 था, तो भाई कितना बचा होगा, 2/7। यही तो हुआ, क्योंकि टोटल था 7, उसमें से 5 खर्च कर दिया, तो कितना खर्च कर दिया, 5, यानी बचा कितना है, 2, कितने में से, 7 में से, 2/7, खत्म, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन आपके लिए ये तो कर सकते हो कम से कम। गायों का एक झुंड प्रत्येक दिन 5 लीटर दूध देता है, लेकिन प्रत्येक गाय प्रतिदिन कुल दूध का 1/4 देती है, तो वे 7 दिनों में 35 लीटर दूध देती हैं। तो उस झुंड में कुल कितनी गाय। भाई हमें नहीं पता गाय हमने कह दी भाई x है। एक गाय 5 लीटर दूध देती है, लेकिन एक टोटल दूध कितना है 5, बट एक गाय कितना देती है 1/4। यानी कि हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रत्येक गाय प्रतिदिन कुल दूध का 1/4 देती है, 7 दिनों में 35 लीटर दूध देती है, तो एक झुंड में कुल कितनी गाय। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, प्रत्येक गाय एक झुंड प्रत्येक दिन 5 लीटर दूध देती है, यानी टोटल वैल्यू कितने की दी गई हमें 5 की। तो ये 5 कट, तो x = कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। कितनी गाय है भाई, 4 गाय है, उसी के बारे में हमसे पूछा गया है। तो समझ गए होंगे कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16। रवि एक काम को 220 दिन में कर सकता है, वह 16 दिनों में कितना काम कर सकता है। कर सकते हैं आप लोग के नहीं, अरे भाई 16 दिनों में वो 16 काम करेगा, टोटल काम कितना है 220, कट कर दो, काट करोगे तो आएगा 8110। अब इसको भी कट करोगे तो आएगा कुछ 2 से काट कर दो तो आ जाएगा 4/55, 4/55, ऑप्शन ए। समझ गया कैसे सॉल्व करना था। यानी कि भाई देखो टोटल 220 दिन है, लेकिन अभी उसने कितना काम कर सकता है 16 दिनों में, तो भाई 16/220। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है। भाई 8 से विभाज्य चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, और 4 से जब चेक करते हैं तो 2। अब 8 से बोला गया तो देखो इसके 3 डिजिट चेक करके देखो 616, कितने 616, 8 से डिवाइड दे दो। अब 8 से जब इसमें आप डिवाइड दोगे तो आप देख रहे होगे 8 सते 56, 8 सते 56 कट गया, है ना। दूसरा देखो 848, कितना 848, 8 से डिवाइड दो, 8 एकम 8, 0 8 छंग 48, ये भी कट गया। इसको देखो 8 एकम 8, फिर ये 12 में जाएगा नहीं,
देखो तो यानी कि दो ऑप्शन हमारे पास, क्या, ए और बी। तो समझ लीजिए आपको इसका बोनस मार्क्स मिला हुआ है एग्जाम में, क्यों, इसके दो ऑप्शन दिए गए हमें। तो समझिए हमें जब चेक करना था तो कैसे चेक करना था, ठीक है। तो समझ गए इसमें दो ऑप्शन है हमारे जो हमसे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दोगुना होगा। पिता की आयु है, सबसे पहले एक बार बताओ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है पिता की आयु। ये रहे फादर, है कि नहीं, और ये क्या है, बराबर है 5 चिल्ड्रन के। आगे क्या बोला है, 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु की योग का दोगुना होगा। अब भाई जब 15 वर्ष होंगे तो इस एफ में क्या हो जाएगा, एफ प्लस 15, क्योंकि 15 वर्ष ये भी बढ़ जाएंगे योग में, और बच्चों का क्या होगा भाई, एफ सी प्लस 75। अब बोलो ये कैसे हो गया भाई, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, अब 5 बच्चे, हर बच्चे की आयु 15 वर्ष बढ़ेगी तो 15 अपना 75, इसलिए ये बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं। इसके बाद बोला गया ये दोगुना हो जाएगा, पिता की आयु का दोगुना होगा, क्या, बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दोगुना होगा। भाई पिता की आयु का दोगुना होगा तो सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2f प्लस 30 इक्वल 5c प्लस 75। अब एक बात बताइए, c के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकते हैं, f अपॉन 5, यही यहाँ पर रख देंगे तो 2f प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 75। यहाँ से 5 से 5 कट हो गया, f इधर आ जाएगा तो 2f में से f माइनस हो जाएगा, f इज इक्वल टू 30 उधर जाएगा तो 75 माइनस 30, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, जो हमसे पूछी गई है 45 ईयर्स कि दोगुनी होगी तो पिता की आयु है। तो पिता की आयु क्या है भाई, पिता की आयु है 45 वर्ष। देख लीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्र में ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो ट्रायंगल बीसी का मान ज्ञात कीजिए। भाई समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं प्लस तीनों के तीनों एंगल सेम है। अब एक बात बताइए, जब भी समबाहु त्रिभुज आएगा यानी कि ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री, बोलो कैसे, क्योंकि हमसे बोला गया है ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अब हमसे पूछा गया है ट्रायंगल बीईसी, अब क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ट्रायंगल बीईसी। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक मैथ की और शिफ्ट में करा चुका हूं कि किसी भी त्रिभुज में क्या, जब भी ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल नहीं, अब ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल, क्या बन गया ये क्वाड्रिलेट। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना बचा 180 में, ये भाई 120 डिग्री बचा, खत्म, ज़्यादा कुछ करना था ही नहीं। समझा चुके हैं कि नहीं। और एक प्रॉपर्टीज आप और भी यहां से देख लीजिए कि सेम क्या, सेम जीवा द्वारा, सेम जीवा ही तो है ये, ट्रायंगल की परिधियों पर जो दोनों एंगल बनेंगे वो दोनों सेम होगा। अगर ये भी 60 है तो ये भी 60 होगा। समझ गया कि नहीं। चलो इसका आंसर 120 कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें एंगल ये पता है ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने का एंगल कितना बचेगा 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का ऐड ही तो 180 डिग्री होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, ए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ड्राइव करता है और 4 मिनट देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। यदि गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 45 मिनट पहले पहुंचता है। ए द्वारा तय की गई दूरी है। अब देखो दूरी तो इसमें सेम ही है, बट इसमें अलग अलग क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एक बार बताओ, ए है एक बी है, तो बोल रहा है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करता है। 45 ये हो गया ए, और बी यहाँ पर हो गया, ये कितनी से कर रहा है, ये कर रहा है अपना 60 से। इन दोनों का रेशियो ये किसका होगा, ये स्पीड का। तो टाइम का क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले देखो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 4, 3-4 के रेशियो में हो गई इन दोनों की स्पीड, तो इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3, क्योंकि आपको पता है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं स्पीड और टाइम। क्योंकि आप देखो बेसिक सी बात है, अगर मान लीजिए स्पीड 60 है और एक की स्पीड 30 है, तो जिसकी स्पीड 60 है उसका टाइम कम रहेगा और जिसकी स्पीड कम है उसका टाइम ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब हमसे बोला गया है कि क्या होता है, 4 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है। इनका गैप कितना है भाई टाइम में, 1 का, तो ये 1 किसके बराबर है 9 के, क्योंकि ये 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है और ये 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, ये 4 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो
5 और इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, तो 9 4 जा 36। अब ये 36 क्या आया भाई हमारे पास, ये 36 वो चीज़ निकल के आई जिसकी हमें ज़रूरत थी, यानी कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है ए द्वारा तय की गई दूरी है। अब ए द्वारा दूरी पूछ गई तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब क्या होगा, चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। अब यहां पर निकल के क्या आया था, ये क्या निकल के आया था भाई, ये आई थी हमारी दूरी और हमसे पूछा क्या गया है, दूरी पूछी गई। तो चाल क्या थी ये की 45 डिवाइडेड बाई कितना, कितना भी नहीं, यहाँ आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 60, क्योंकि ये जो 36 आया ये मिनट में है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, आवर में। तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 3 45, 15 चौको 60, 4 9 36, 9 का 3 में मल्टीप्लाई तो 27। आप समझे कैसे आया 27 भाई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आया। इन दोनों का डिफरेंस 9। अब ये 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ये 4 से में मल्टीप्लाई करके हमें क्या देगा भाई, ये देगा टाइम। अब टाइम देगा तो हमसे पूछी गई है दूरी, ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब दूरी का बराबर क्या होगा, जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो दूरी बराबर होगा चाल गुणित समय। अब चाल कितनी थी भाई हमारी 45 है ना, और समय कितना है भाई, ये देखो आपने देखा यहाँ पर 36, तो 36 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये जो यहाँ था ये किस में था, ये मिनट में था, तो हमें इसको कितने में बनाना पड़ेगा, घंटे में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ पर क्या चल रही है यूनिट, इसलिए 60 से डिवाइड दिया तो हमारा आंसर कितना निकल गया 27। क्वेश्चन नंबर 21, दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गतियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। क्या होगी भाई दूरी, हमसे यही तो पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइए क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में देना। एक क्वेश्चन वो हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, दो क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक ट्रेन नई दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उसी समय एक दूसरी ट्रेन जयपुर से नई दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि इनके बीच की दूरी 560 किलोमीटर है तो वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। एक बार बताओ, एक चल रही है कहाँ से, नई दिल्ली से जयपुर के लिए, और एक कहाँ से चल रही है दूसरी ट्रेन, जयपुर से नई दिल्ली, यानी कि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों की क्या होगी, स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 35 प्लस 45, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो इनकी स्पीड हो जाएगी आपको पता है 80। हमसे क्या पूछा गया है, तो एक दूसरे से कम मिलेंगी। समय पूछा गया है, तो समय पूछा गया है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब भाई दूरी कितनी है भाई हमारी, दूरी आप देख रहे हैं 560, चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कट कर दोगे तो आ जाएगा 7 आवर, यानी कि 7 घंटे। अब ये 7 घंटे का मतलब यानी कि जब वो सुबह 6 बजे चल रही है, यदि इनके बीच की दूरी तो एक दूसरे से कम मिलेगी। 6 बजे चल रही है, एक ट्रेन 6 बजे चल रही, दूसरी ट्रेन भी 6 बजे चल रही, तो हमसे पूछा है तो 6 घंटे 7 घंटे इसमें ऐड होंगे, तो 6 बजे के बाद 7 घंटे ऐड होंगे इसमें, तो कितना बच जाएगा, एक, यही तो बचेगा 1 बजे। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी, क्योंकि 6 बजे सुबह दोनों चल रही हैं, एक दिल्ली से जयपुर एक जयपुर से दिल्ली, तो उनके बीच में जब हमने टाइम निकाला तो निकला 7 घंटा। अब ये 7 घंटा ही तो ऐड होगा जब वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। कब मिलेंगी आपको समझ में आऊगा, कब मिलेंगी भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5:6:9 है। एक साथ काम करने पर वह किसी काम करने को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 25% भाग का कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा, एक साथ काम करने पर वह किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें ए और बी की, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात दिया गया है 5:6:9। हमसे बोला गया कि ये तीनों जब मिलते हैं तो 18 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। अब काम कितना है ये निकाल लेंगे हम, यानी कि इनकी इफिशियंसी 6 5 11 9 20, टोटल इफिशियंसी हो गई 20, और ये 18 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल काम हो गया 360। अब हमसे बोला गया है बी अकेला उस काम को 25% भाग का कितने दिन में पूरा करेगा। 360 का 25% ये रहा, और बी की इफिशियंसी कितनी भाई, बी की इफिशियंसी है 6। अब कैसे करोगे, 25 चौको 100, ठीक है ना, 6 6 36 60, तो 60/4 कितना आएगा भाई आपका आएगा 15 दिन। कहाँ पर दिया गया है 15, ऑप्शन ए। कैसे आया आप समझ गए होगे इस बात को, कैसे आया। देखो इन तीनों की इफिशियंसी दी गई थी, एक दिन की इफिशियंसी
18 दिन काम करेंगे, पूरा काम 360। अब इसका 25% काम बी कर रहा है, 25% भाग इसका 25% भाग ये रहा, वो बी किस गति से काम करेगा 6 के हिसाब से, तो उसका डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अब क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आपको दिख रहा होगा पूरी स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अकेले काम करते हुए जीतू और अनुज किसी काम को 15 और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। जीतू काम शुरू करता है तथा वे एक दिन के अंतराल पर इस तरह से काम करते हैं कि अनुज अपने काम को करने के साथ साथ जीतू द्वारा प्रत्येक दिन किए गए काम का 14 सही 2/3, यहाँ पर परसेंटेज है क्योंकि ऊपर परसेंटेज है तो यहाँ पर भी परसेंटेज है, को नष्ट कर देता है। पूरे काम के लिए उन्हें 1295 रुपए का भुगतान किया जाता है। जीतू का हिस्सा ज्ञात करें रुपए में। यह देखते कि हिस्सेदारी देते समय नष्ट किया गया काम की गणना नहीं की जाएगी। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं और याद रखिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। किसमें? कमेंट सेक्शन में। अगर आपने नहीं किया तो यानी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को आपको जरूर बताऊंगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग किस तरीके से करते हैं ये मुझे जरूर बताएं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 4 घंटियाँ एक निश्चित समय पर बचती हैं। तो आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे कि जब भी हमें इस तरीके की वैल्यू दी जाएगी तो 6, 8, 10 और 12, इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है भाई हमारा, तो इसका आएगा एलसीएम 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट, तो 2 मिनट किस आंसर में है? ऑप्शन ए। क्लियर है कि नहीं? इसका यही तो आएगा एलसीएम 8, 45, हाँ यही आएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, तो 2 मिनट का मतलब ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26। -2187 प्राप्त करने के लिए -3 की घात कितनी होनी चाहिए? -3 की घात कितनी होनी चाहिए? हमें कितना प्राप्त करना है? -2187। अब देखो यहाँ पर आप लोग, मेरे को पता है एक ही ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, दूसरा ही ऑप्शन टिक नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है कि इतनी पावर करने पर 3 का कुछ होगा नहीं। अब आपको एक ऑप्शन डी और एक ऑप्शन ए में कुछ ना कुछ आपको क्या लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। देखो एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर -7 पावर ले लेंगे तो इसका मतलब ये भी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, है कि नहीं? माइनस में आएगी कि नहीं? और हमें क्या करना है कि भाई आप एक बार बताओ, जब इसकी पावर माइनस में आप ले लोगे यानी कि अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्लियर है कि माइनस की वैल्यू तो आएगी ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें? तो आपको केवल साइन के बारे में पता करना था और कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों यहाँ दे दिया गया -7, यहाँ दे दिया गया 7, तो बहुत से लोग -7 को टिक करेंगे जो कि गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि आप देख रहे हैं अगर -7 आप पावर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा -7 पावर लेने से? भाई ये -7 पावर लेने से कुछ यही तो होगा। क्या होगा? हमें कितना निकालना है? -2817। तो अगर यहाँ पर आप -3 की पावर -7 ले रहे हैं तो इसका मतलब -2187 आएगा? नहीं आएगा भाई, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं, हमें यहाँ पर क्या लेना होगा? प्लस। तो यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो हमसे पूछा गया उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 क्रमागत संख्याएं, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है ये तीनों का योग है। तो इसमें अगर हम 3 से डिवाइड दे देंगे तो हमें बीच की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? 3 7 21 3 5 15। ये जो 75 आया है ये इन तीनों क्रमागत संख्याओं के बीच की वैल्यू, यानी कि 75 अगर है पहली तो एक इधर होगी 70 और इधर होगी 80, क्योंकि अगर 5 से विभाज्य तीनों क्रमागत संख्या है तो उनके बीच का गैप 5 5 5 हो गया और बीच की वैल्यू हमने निकाल ली। इसमें 3 से डिवाइड देके 75, उनमें से सबसे बड़ी संख्या भाई 80 होगी। 70 75 80, तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन डी। क्लियर है इतनी बात? चलो अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 20। डीजल के 1139 लीटर, 1411 लीटर और 1649 लीटर क्षमता वाले 3 टैंक, उनमें सबसे बड़े से बड़े आकार के मापने वाले पात्र की क्षमता ज्ञात करें जिससे एक आदमी किसी भी टैंक का डीजल माप। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है बड़े से बड़े आकार के टैंक को याद रखना, आपको HCF ही निकालना है। क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मासापा ऐसे ही तो बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हमको HCF निकालना। तो HCF कैसे निकालेंगे आप इन तीनों का, वो आपको निकालना है, ये आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और अगला 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है।
उसकी औसत चाल क्या है, हमसे पूछा गया है औसत चाल। आपको पता होगा औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, क्या, कुल समय। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, ये 50 और ये 40, 90 और 90 180, कितना हो गया, कुल दूरी 180। अब हमें कुल समय निकालना है। तो देखो पहले 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से, तो इसका समय प्लस, फिर चला वो 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर की स्पीड से, है ना 40, इसके बाद प्लस, इसके बाद वो चला 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर, तो 90 डिवाइड बाई 15, ये कितना आ रहा है भाई हमारा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 180 अपॉन ये आएगा 2 प्लस 6, कितना आएगा 6, तो 180 डिवाइड बाई 10, तो आंसर कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे किया आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इनसे क्या निकालेंगे, इनका टाइम, तो कुल दूरी हो जाएगी और कुल समय निकाल लेंगे और डिवाइड देके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो आज हमने क्या देखा, पेपर का सॉल्यूशन। उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपने नहीं बताया तो मैं समझ लूँगा आपको ये क्वेश्चन आए नहीं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।